नमस्कार एवं गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं डॉक्टर इति अधिकारी आज आपके लिए जो विषय या टॉपिक लेकर आई हूँ वो सोशल रिसर्च से रिलेटेड है। और आप सभी स्टूडेंट्स जो एमए कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं या रिसर्च वर्क कर रहे हैं उन सभी के लिए ये सोशल रिसर्च टॉपिक बहुत ही अच्छा एवं आप सभी को अपने रिसर्च वर्क में हेल्प करेगा। और इसमें हम आपको बस उन्हीं बातों को कवर करेंगे और बताएंगे जो सोशल रिसर्च से रिलेटेड है और जो आपको रिसर्च वर्क में काम आने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सोशल रिसर्च। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सोशल रिसर्च है क्या। Social research is a study of mankind that helps to identify the relations between social life and social system. Means कि सामाजिक शोध जो है हमारे सामाजिक जीवन और सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी है और उन सामाजिक जीवन और सामाजिक व्यवस्था में जिन चीज़ों को हम अपने जीवन में शामिल करते हैं उन्हीं का हम अध्ययन करते हैं, उन्हीं की खोज करते हैं। इसके लिए मोज़र ने भी कहा है सिस्टमेटाइज्ड इन्वेस्टिगेशन टू गेन न्यू नॉलेज अबाउट सोशल फिनोमिना एंड प्रॉब्लम्स वी कॉल सोशल रिसर्च। मतलब हम जो है सामाजिक शोध में सोशल रिसर्च में एक अपने ज्ञान को सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं, खोजते हैं और बाद में जिसे हम शोध का नाम देते हैं सोशल रिसर्च कहते हैं। और जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम सोशल रिसर्च में किन क्षेत्र, किन एरिया का ध्यान दें, किन विषयों को अपने सोशल रिसर्च में ले। तो एरिया ऑफ सोशल रिसर्च में है जिसमें आप अपने सोशल वर्क या सोशल रिसर्च वर्क में शामिल कर सकते हैं स्टडी ऑफ मोबिलिटी, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, फैमिली प्रॉब्लम्स और डिसऑर्गेनाइजेशन, सोशल प्रॉब्लम्स, नेशनल प्रॉब्लम्स, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, डेमोग्राफिक प्रॉब्लम्स, कल्चरल प्रॉब्लम्स, urban life and rural life, social and psychological behaviors related to other problems like दूसरा प्रॉब्लम्स जैसे है राजनीति से संबंधित है, पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल का समाज पर या समाज पर राजनीति का क्या प्रभाव है। इन जितनी भी आपको हमने चीज़ें बताई हैं ये सारी चीज़ें आपके सोशल रिसर्च वर्क से है और ज़्यादातर हम सोशियोलॉजी या सोशल रिसर्च वर्क में इसी एरिया या इसी क्षेत्र से जुड़े हुए विषयों को लेते हैं। जो इसके आगे हम चलते हैं कि आप सोशल रिसर्च करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले क्या है, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। आपको अपने विषय का सिलेक्शन करना है कि किस टॉपिक पर, किस क्षेत्र पर आप जो है रिसर्च करना चाहते हैं। उसके बाद एरिया ऑफ सोशल रिसर्च, आपने विषय अपना चूज़ कर लिया। उसके बाद उस क्षेत्र मतलब जिस क्षेत्र को आप लेंगे, ज़्यादातर सोशल रिसर्च या सोशल वर्क जो है सर्वे और डेटा बेस्ड होता है। इस वजह से हम क्या होता है कि किसी क्षेत्र का चुनाव करते हैं कि हम किस क्षेत्र को लेंगे। जैसे जनजाति क्षेत्र है या कोई वर्किंग वुमेन का क्षेत्र है या बच्चों का क्षेत्र है, एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड है, कोई भी चीज़ हो आपको उस एरिया का एक चयन करना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च। और उसका क्या करना है, आपको उस क्षेत्र, जिस टॉपिक का आपने सिलेक्शन किया है वो जो है उसकी समस्याओं के बारे में आपको जानना है। और जानने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू डू पायलट सर्वे और यू हैव टू गो देयर। मतलब या आप वहाँ उस क्षेत्र में जाइए और उसका एक पायलट सर्वे करिए। पायलट सर्वे करने से क्या तात्पर्य है, जिस क्षेत्र से आपका
टॉपिक रिलेटेड है या जिस क्षेत्र का आपने चयन किया है, आपको उस क्षेत्र में जाना है और जाकर एक रैंडमली आपको कुछ लोगों से बात करके अपना उस क्षेत्र की जो प्रॉब्लम है उसको अपने रिसर्च वर्क में शामिल करना है। जो क्या होगा, टू स्टडी द रिलेटेड सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, टू मेक ब्लू प्रिंट्स ऑफ सोशल वर्क, मीन्स डिज़ाइन ऑफ सोशल वर्क, ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चनर, हाइपोथेसिस। जैसे आपको एक ब्लू प्रिंट बनाना है। ब्लू प्रिंट का मतलब होता है कि एक डिज़ाइन, मतलब एक खाका तैयार करना है कि हमें इन चीज़ों को अपने रिसर्च वर्क में शामिल करना है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके डेटा कलेक्शन के लिए। तो इसलिए आपको क्या करना है कि क्वेश्चनर बनाने हैं, हाइपोथेसिस बनाने हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, और उसके बाद क्या करना है आपको, कलेक्शन ऑफ डेटा, मीन्स यू हैव टू कलेक्ट डेटा द एरिया विच यू हैव सेलेक्टेड। आपने आपको डेटा कलेक्ट करना है उस क्षेत्र से, और जब आपने डेटा कलेक्शन कर लिया तो आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है एंड टेबुलेशन करना है। क्लासिफिकेशन का मतलब आपने उसका वर्गीकरण किया है डेटा का, और टेबुलेशन का मतलब आपने एक सारणी बनाई, एक टेबल बनाई, और आपने जो डेटा जिस क्षेत्र से आप कलेक्ट करके लाए हैं उस वर्गीकरण के आधार पर आपने टेबल बनाया और उसको उसमें रखने के बाद क्या है, आप फॉर्मुलेशन ऑफ टेस्ट और लॉ, फिर आप जो भी आपका नियम लगता है, जो भी टेस्ट लगता है आपका उस पर, आपको उस पर वो अप्लाई करना है, और उसके बाद जनरलाइजेशन एंड एनालिसिस करना है, उसका सामान्यीकरण करना है। और जो डेटा आपने कलेक्ट करके लाया है फील्ड से, और वो आपका क्वेश्चनर बेस्ड डेटा होगा, तो उस डेटा पर आपको क्या करना है, आपको अपनी सामान्य जो ओपिनियन है वो रखनी है और उसका विश्लेषण करना है। और उसके लास्ट में, एट लास्ट आपको क्या करना है, कंक्लूजन। आप जो भी सोचते हैं उस समस्या, उस क्षेत्र से जुड़े सामाजिक समस्याओं के बारे में, चीज़ों के बारे में, उसे आपको उसका कंक्लूजन लिखना है और रिपोर्ट तैयार करनी है। इसके लिए आपको जो है कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे पहले क्या है, आपने सबसे पहले डेटा कलेक्शन के लिए आपने क्या किया, क्वेश्चनर बनाया। ठीक है, क्वेश्चनर जो आपको क्वेश्चन जो है उस क्षेत्र या उस फील्ड में जाके पूछने हैं, तो आपने स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर बनाया। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर का मतलब है कि जो आपको कोई प्रश्न पूछने हैं उस क्षेत्र में जाकर, तो आपने उसे पहले से ही प्रिपेयर कर लिया है। और एक होता है नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर, जो बट इट शुड बी रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट एंड एरिया, मतलब वो आपके सब्जेक्ट से भी रिलेटेड होगा और उस क्षेत्र से भी रिलेटेड होगा। जो नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर क्या है कि जो कभी कभी आप तैयार तो नहीं करते, क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं किए, लेकिन आप जब उस क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपके दिमाग में कुछ और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, आपसे छूट गए हैं, वो आते हैं, तो वो आप उसको ऐड कर सकते हैं। और इसको क्वेश्चनर प्रिपेयर करने का तरीका क्या है, 3 वे है, पिक्टोरियल, ओपन क्वेश्चनर और मिक्स्ड क्वेश्चनर। पिक्टोरियल मतलब क्वेश्चनर में आप कुछ चित्र के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और कुछ जो है क्वेश्चन होते हैं जो उसी से रिलेटेड होते हैं, क्वेश्चन भी बना सकते हैं और पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। और या तो आप सिर्फ क्वेश्चन बनाइए, या फिर आप पिक्टोरियल माध्यम से डेटा कलेक्ट करिए, या आप दोनों मिक्स्ड, मतलब आप दोनों माध्यम से कर सकते हैं। और इसके और अदर मेथड क्या है क्वेश्चनर प्रिपेयर करने का या डेटा कलेक्शन करने का, एक है शेड्यूल में, जिसे हम अनुसूची भी करते हैं। क्वेश्चनर में क्या है कि आप क्वेश्चनर उनको दे देते हैं और 2 क्वेश्चन भर के आपको वो फॉर्मेट वापस कर देते हैं, और उस आधार पर आप डेटा कलेक्ट करते हैं। लेकिन शेड्यूल में क्या होता है कि आप उस क्षेत्र में जाते हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो पढ़ना लिखना न जानते हों, तो आप उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और शेड्यूल में भरते हैं।
ठीक है। इसी तरह इंटरव्यू भी है, कहीं जा कभी कभी हम इंटरव्यू के माध्यम से भी डेटा कलेक्ट करते हैं। वो भी दो तरह की होती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। एक जो है आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है, और एक इनफॉर्मल जो आप कुछ इधर उधर के भी प्रश्नों को अपने उसमें ऐड कर सकते हैं। और इसका अदर मेथड क्या है, सेंट्रलाइज्ड और फोकस्ड इंटरव्यू, जिसको मर्टन ने बताया है कि जिसे हम रेडियो टीवी न्यूज़ के माध्यम से भी कलेक्ट करते हैं, जो प्री डिसाइडेड होते हैं। जैसे न्यूज़ एंकर जो भी प्रश्न पूछते हैं, तो वो क्या होता है कि वो पहले से वो तैयार कर लेते हैं, उस आधार पर वो प्रश्न पूछते हैं। एक होता है नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, जो दूसरे किसी भी मैटर से रिलेटेड होता है, जो पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होता है। फिर है रिपीटेटिव इंटरव्यू। कई बार आप डेटा कलेक्ट करते हैं, तो हो सकता है कि आपने जिस क्षेत्र में शोध किया है या जिस टॉपिक को लिया है, तो हो सकता है कि उस पर पहले से भी शोध हो चुका है। तो आप क्या करते हैं कि आप फिर से उसको पढ़ते हैं और उसमें से कुछ क्वेश्चन लेते हैं, लेने के बाद अपने उसमें शामिल करते हैं क्वेश्चन में। ये क्या है, रिपीटेटिव है। रिपीटेटिव इंटरव्यूज़ के माध्यम से आप डेटा कलेक्शन करते हैं। और इसके अलावा जो और डेटा कलेक्शन और क्वेश्चन का माध्यम है ऑब्ज़र्वेशन है, पार्टिसिपेंट। ऑब्ज़र्वेशन में भी हम जो है दो तरह से देखते हैं, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट और क्वासी पार्टिसिपेंट। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कहीं सर्वे करते हैं या डेटा कलेक्ट करने जाते हैं, तो उसमें सहयोग करते हैं, मतलब हम खुद भी उसके सहभागी होते हैं उस क्वेश्चन में और डेटा कलेक्ट करने में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम नहीं होते हैं, बस क्वेश्चन दे दिया और किसी ने हमें भर के लौटा दिया, उसी माध्यम से हमने जो है डेटा कलेक्ट कर लिया। और क्वासी पार्टिसिपेंट्स होता है कि कभी हम उसमें भाग लेते हैं और कभी कभी हम उसमें भाग नहीं भी लेते हैं। तो ये क्या है, एक ऑब्जर्वेशन का माध्यम है, जिसे सहभागी और असहभागी अवलोकन के नाम से भी जाना जाता है। और डेटा कलेक्ट करने का जो कलेक्ट हम कैसे करते हैं, सैम्पलिंग के माध्यम से। सैम्पलिंग जानते हैं आप, सैम्पलिंग मीन्स सेलेक्टिंग द ग्रुप दैट यू विल एक्चुअली कलेक्टेड। मतलब आपको एक समूह, मतलब डेटा कलेक्शन करने के लिए क्या है, आपको एक समूह का चयन करना है जिस आधार पर आप डेटा कलेक्ट करेंगे। और सैम्पलिंग क्या है, होमोजेनिटी ऑफ डेटा, मतलब जो आपने समूह बनाया है उसमें क्या है, होमोजेनिटी, मतलब डेटा कलेक्शन में समानता हो। और की रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शन, जैसे की रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शन से तात्पर्य है अगर वो शिक्षा से संबंधित है, तो उसमें जो सैंपल लेंगे हम या जो प्रश्न बनाएंगे वो जो है शिक्षा से ही संबंधित होने चाहिए। और पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मच एक्यूरेसी, क्या होगा जब हम एक ही विषय से या अपना जो हमारा कीवर्ड है, की रिप्रेजेंटेटिव टॉपिक है, उसी से रिलेटेड जब हम सैम्पलिंग के आधार पर डेटा कलेक्ट करेंगे, तो वो ज़्यादा जो है एक्यूरेट होगा। और सैम्पलिंग का माध्यम क्या है, सैम्पलिंग हम कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कोई बड़ा क्षेत्र है जिसमें हमें सैंपल कलेक्ट करना है, उसमें मान लीजिए 4000 लोग हैं, तो अब 4000 लोग हैं या 1000 लोग हैं, तो हर प्रत्येक व्यक्ति से जाके प्रश्न पूछना संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हमने क्या किया, अगर हमें 4000 लोगों का करना है या 5000 लोगों का सर्वे करना है, तो हम कम से कम 500 लोगों को लेंगे या 400 लोगों को लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाओं से हम 100 लोगों को ले लिए और 100 लोगों को बीच से ले लिए। तो इस आधार पर क्या है कि ये सैम्पलिंग का एक मेथड है और डेटा कलेक्शन का एक मेथड है, जिससे क्या हमारी टाइम भी बचती है, टाइम भी बच जाता है और हमारा रिज़ल्ट भी एक्यूरेट आता है। इसके लिए सैम्पलिंग का एडवांटेज क्या है, एक तो आपकी समय की बचत होती है, क्योंकि आपको हर 4000 लोगों से सैंपल कलेक्ट करना संभव नहीं है। फिर आपकी पैसे की भी बचत होती है, क्योंकि आप हर जितने ज़्यादा दिन जाएंगे और जितने ज़्यादा डाटा कलेक्ट करेंगे, क्या होगा, डेटा कलेक्शन में आपके पैसे भी खर्च होंगे, क्योंकि ये तो ज़रूरी है नहीं कि आपके घर के बगल में आपका एरिया हो या क्षेत्र हो आपने लिया, हो सकता है
आप किसी एक शहर में रहते हैं, अपने दूसरे शहर में जाके डेटा कलेक्ट करना है, तो इसलिए हम इस तरह का सैम्पलिंग मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है कि टाइम, मनी, एक्यूरेसी और फ्लेक्सिबिलिटी ये सारी चीज़ें होती हैं और इसका हमें एडवांटेज मिलता है। सैम्पलिंग का मेथड है रैंडम सैम्पलिंग मेथड, लॉटरी मेथड, कार्ड और टिकट मेथड, टिपर मेथड और ग्रिड मेथड। हम ज़्यादातर रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया, आपको सैंपल कलेक्ट करना है तो आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ या मिडिल में जाकर आप लोगों से 100 लोगों का सर्वे करके डेटा कलेक्ट करते हैं। और स्टडी मेथड है। स्टडी मेथड क्या है, मेन आपका है एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एक है कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट में जो होता है वो क्वालिटेटिव मेथड होता है और कॉन्क्रीट जो होता है क्वांटिटेटिव मेथड होता है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो मेथड हैं। क्वालिटेटिव में हम ज़्यादातर उनके गुणों और उनके विचारों को लेते हैं और कॉन्क्रीट मेथड में जो है हम संख्या के आधार पर, नंबर के आधार पर जो है डेटा कलेक्ट करते हैं। और इसके एटीट्यूड स्केल्स हैं, डिफरेंशियल स्केल है, समेटेड रेटिंग स्केल है और क्यूमुलेटिव स्केल है। तो ये सारी चीज़ें, ये स्केल है, स्केल के आधार पर जो आपके डेटा में उचित है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एटीट्यूड स्केल का ज़्यादातर हम जो है लोगों के ओपिनियन, वैल्यूज़ को न्यूमेरिकल स्कोर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एटीट्यूड स्केल प्रोवाइड अ quantitative measurement of attitudes, opinion or values by summarizing numerical score given by a researcher to people responded to set of statement। मतलब अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया है तो हम क्या है उसके क्वालिटी को क्वांटिटिव में चेंज करेंगे। अगर 5 लोगों ने कोई एक स्टेटमेंट दिया है तो हम उस स्टेटमेंट के आधार पर, संख्या के आधार पर हम उसको गिनती कर लेंगे कि 5 लोगों ने ये इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। तो हम स्टडी मेथड जब हम यूज़ करते हैं सैम्पलिंग में तो हम दोनों का यूज़ करते हैं। सोशल रिसर्च वर्क में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को ही प्रयोग करते हैं, और जिसमें आपके स्केल, आपके रिसर्च वर्क में जिस प्रकार के स्केल का आपको प्रयोग करना है वो आप कर सकते हैं। सोशल रिसर्च के मेथड हैं डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल और एक्सप्लोरेटरी। तो डिस्क्रिप्टिव हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर हम ये लैंग्वेज में और यूज़ करते हैं क्योंकि हमें इसमें वर्णनात्मक शोध है। ये हिस्टोरिकल ऐतिहासिक है, जो इतिहास से जुड़ी चीज़ें हैं। एक्सपेरिमेंटल जो साइंस से जुड़ी चीज़ें हैं, और एक्सप्लोरेटरी जिसमें हम खोज करते हैं। तो सोशल रिसर्च वर्क में हम किस मेथड का यूज़ करते हैं, एक्सप्लोरेटरी यूज़ करते हैं। ये खोज का मेथड है, लेकिन हम उस खोज के साथ साथ हम उसका वर्णन भी करते हैं। इसलिए हम सोशल रिसर्च वर्क में या मेथड में, या हम अपने सामाजिक विषयों से संबंधित जो भी शोध होते हैं, रिसर्च होते हैं, तो उसमें हम डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लोरेटरी दोनों का यूज़ करते हैं। मतलब डिस्क्रिप्टिव कम एक्सप्लोरेटरी मेथड का यूज़ करते हैं। फिर हाइपोथेसिस, आप जानते हैं कि हाइपोथेसिस इज़ अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन द वैलिडिटी ऑफ विच रिमेन्स टू बी टेस्टेड इन इट्स मोस्ट एलिमेंट्री स्टेजेस। द हाइपोथेसिस मे बी एनी हंच, गेस, इमेजिनेटिव आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशन व्हाटसएवर विच बिकम द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, आप क्या है, हाइपोथेसिस आपकी जितनी भी होती हैं वो क्या है, इमेजिनेटिव होती हैं, आपके आइडियाज़ बेस्ड होते हैं, या आप कभी गेस लगाते हैं, या उस क्षेत्र में जहाँ जाते हैं तो उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आप अपनी उपकल्पना बनाते हैं, आप धारणा बनाते हैं। लेकिन जब आप उपकल्पना बनाते हैं तो आपको अपने टॉपिक, अपने विषय का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि उपकल्पनाएँ, हाइपोथेसिस जो भी होगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होगा, अन्य विषय से नहीं होगा। और इसमें क्या होगा कि जो आप रिज़ल्ट आएगा, अगर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड
हाइपोथेसिस होंगे तो रिज़ल्ट भी आपका एक्यूरेट आएगा। और टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में क्या है, दो तरह के हैं, एक है प्योर और एक है अप्लाइड। प्योर जो डिस्क्रिप्टिव मेथड में आता है और जिसका रिज़ल्ट हम कंक्लूजन के आधार पर अपने सोच या अपनी इमेजिनेशन और अपने जो भी इंट्यूशन के आधार पर देते हैं। लेकिन अप्लाइड क्या है, सोशल रिसर्च वर्क जो है वो अप्लाइड है, क्योंकि इसमें एक्सप्लोरेटरी है, टेस्ट है, क्योंकि खोज है, उसमें आप टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है रिज़ल्ट के आधार पर आप कंक्लूजन निकाल रहे हैं। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं वो रिज़ल्ट के बाद कंक्लूजन देते हैं, मतलब हमारा जो रिज़ल्ट आ गया उस आधार पर हम अपना डिसीज़न दे देते हैं या कंक्लूजन निकाल देते हैं, ऐसा होगा। लेकिन अप्लाइड में क्या होता है कि जब हम टेस्ट के आधार पर जो रिज़ल्ट आता है उसी रिज़ल्ट का जो है हम कंक्लूजन देते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा जब आप कलेक्ट करते हैं तो उसका मुख्यतः आप जो है 3 बातों का ध्यान रखेंगे। पहला, क्लैरिटी, होमोजेनिटी एंड इलास्टिसिटी। क्लैरिटी मतलब सरल साफ और समझ में आए, इस प्रकार का आपको डेटा कलेक्ट करना है। होमोजेनिटी मतलब आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया उसमें समानता होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने 400 लोगों से डेटा कलेक्ट किया या 500 लोगों से किया है तो ऐसा नहीं कि लोगों के मतों में भिन्नता आ जाए, लोग अपना अलग अलग राय दें। इसलिए डेटा कलेक्शन में ये ध्यान देना है कि डेटा में जो है आपको क्लैरिटी, होमोजेनिटी एंड इलास्टिसिटी हो। अगर आपको कोई परिवर्तन भी अगर आप चाहते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि आप क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन आप जो है डेटा को एक सिंपल आधार पर भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स आधार पर भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप टेबुलेशन। क्लासिफिकेशन आप अपने आधार पर कर सकते हैं, लेकिन जब आप टेबुलेशन करेंगे तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। टेबुलेशन क्या है? टेबुलेशन इज़ अ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा इन रोज कॉलम्स टू फैसिलिटेट कंपैरिजन एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। क्योंकि ये क्या है, एक सिस्टम है और जो आपका डेटा है वो लॉजिकल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, लॉजिकल बेस्ड पर आधारित होना चाहिए। जो एक नंबर होता है, और नंबर क्या है, नंबर को हम ज़्यादातर रोज़ में लिखते हैं या कॉलम में लिखते हैं, मतलब क्रम से लिखते हैं या उनका कॉलम होता है उसी आधार पर लिखते हैं, क्योंकि ये नंबर हैं और हमें इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है। स्टैटिस्टिकल का मतलब ही है संख्या का हमें एनालिसिस करना है। तो इसलिए संख्या जो भी है आपकी, इट शुड बी क्लियर, कंपेरेबल, मतलब क्लियर हो और आप इसका तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकें, और इट शुड बी एप्रोप्रिएट फॉर समराइजेशन। जब आप इसका संक्षिप्तीकरण करें, जब आप इसको शॉर्ट करें तो इतनी एप्रोप्रिएट हो, मतलब आप इतना क्लियर और एप्रोप्रिएट हो कि आसानी से हो जाए, आपको प्रॉब्लम ना आए। और टेबुलेशन के क्या फ़ायदे हैं कि इससे क्या होता है, आपका सेविंग टाइम एंड स्पेस जगह भी बनाता है, क्योंकि टेबल जो है आप छोटे में बना लेते हैं, एक पेज में बन सकता है। और इसी टेबल का अगर आप पूरा एक लाइन वर्णन करने लगेंगे तो आपका थीसिस 1000-2000 शब्द का चला जाएगा, क्योंकि टेबुलेशन जो है हम एक तरह से एक बहुत बड़े मैटर को एक छोटे में प्रेजेंट करते हैं, जिससे जो है हमारी टाइम की भी बचत हो और स्पेस की भी बचत हो। और क्या है, इस ये स्टैटिस्टिकल रूप में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, और एडिक्वेट इंसाइट्स है, अट्रैक्टिव है, कंपैरेबिलिटी है और साइंटिफिक है। क्योंकि हम इसमें जब हम स्टैटिस्टिकल आधार पर अपना टेबल बनाते हैं तो ये हमें एक दूसरे से कंपेयर करने में, तुलना करने में आसानी होती है, जो बस हम टेबल को देख के ही समझ जाते हैं, जिसमें हमें ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती। और ये क्या है, एक तरह से साइंटिफिक है। साइंटिफिक का मतलब बहुत ज़्यादा ये मतलब लॉजिकल है और प्रूव्ड है, मतलब वैज्ञानिक आधार पर इसे जो है लिया गया है।
और डेटा प्रेजेंट करने का जो इम्पोर्टेंट तरीका है, आप क्या है डेटा प्रेजेंट आप कई मेथड से कर सकते हैं। ग्राफ के मेथड से कर सकते हैं, डायग्राम के आधार पर कर सकते हैं। जब आप इस आधार पर देते हैं तो क्या होता है कि आपका जो रिसर्च वर्क है अट्रैक्टिव भी हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। लोगों को तुरंत समझ में भी आ जाता है, ज़्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है अब डायग्रामेटिक माध्यम से भी कर सकते हैं, जो फाइन है, विजिबल एट ग्लांस है, सेव स्पेस है, अट्रैक्टिव है, इजी टू अंडरस्टैंड है एंड क्वालिटी ऑफ प्रेडिक्शन भी है, जिसमें हम भविष्यवाणी करने की भी क्षमता होती है। मतलब डायग्राम देख के अगर हम वर्तमान का डायग्राम देखें और पास्ट का देखें तो हम फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं कि भविष्य में ये ऐसा हो सकता है। तो और इस जो लास्ट में हम क्या करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, मतलब अपने डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करते हैं। किस आधार पर करते हैं, क्या उसको हम एनालिसिस को हम दो कैटेगराइज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, समराइज करते हैं और फिर उसका कोडिफिकेशन करते हैं। और इंटरप्रिटेशन में क्या करते हैं, असम्बल द इंफॉर्मेशन, जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है हम उसको असम्बल करते हैं, फिर उसकी डेवलप्ड फाइंडिंग करते हैं। मतलब अब हम उसका जो भी हमें मिला है अब हम उसका विकास मतलब हम उसे डेवलप करेंगे और डेवलप के आधार पर हम कंक्लूजन निकालेंगे और कंक्लूजन के आधार पर हम रिकमेंड करेंगे। मींस कि असम्बल द इंफॉर्मेशन, डेवलप्ड फाइंडिंग्स, डेवलप कंक्लूजन्स एंड डेवलप रिकमेंडेशन। जब हम किसी डेटा को कलेक्ट करते हैं उसको हमने मैनिपुलेट किया, समराइज़ किया और उसको कोडिफिकेशन मतलब हमने कुछ अपना कोड मतलब हमने उसे कुछ कोड दिया। फिर अब हमें जब इंटरप्रिटेशन करते हैं, जब हम व्याख्या करेंगे तो उस कोड को हमें खोलना है, मतलब बताना है कि इसका आधार ये है और हमें जो भी चीज़ें मिली हैं जो आपने खोजा है उसको आपने एक कोड दिया, एक सिंबल दिया। जैसे आप कभी भी आप पेमेंट करते हैं तो आप स्कैनिंग करते हैं, तो स्कैनिंग जब करने से पहले आपको समझ में नहीं आता है कि वो क्या है, लेकिन जैसे ही आप स्कैनिंग करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि ये इस मर्चेंट का नाम है या ये इंडस्ट्रीज़ है तुरंत। तो उसी तरह क्या करता है, फाइंडिंग्स के बाद कोड के बाद हमें कोडिफिकेशन के बाद हमें डीकोडिफिकेशन भी करना है, मतलब कोडिंग और डिकोडिंग दोनों करना है, जो हम फाइंडिंग के माध्यम से करेंगे। और फाइंडिंग के बाद हम उसे उसका एक कंक्लूजन निकालेंगे कि ये जो भी हमारे पास फाइंडिंग आई, जो भी चीज़ें आई जिसका हमने कोडिफिकेशन से डिकोडिफिकेशन किया, अब हम उसका कंक्लूजन लिखेंगे। और उस कंक्लूजन के बाद जो हमें जो समझ में आता है हम प्रेडिक्ट करेंगे या हम उसके रिकमेंड करेंगे कि ये चीज़ें जो है भविष्य में हमारे समाज के लिए या अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है या इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो ये हम अपने जो कंक्लूजन के आधार पर रिकमेंड करेंगे। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवा देते हैं, दवा के बाद आपको रिकमेंड करते हैं ये सुबह शाम ऐसे लेना है, और लेकिन इसके साथ कुछ आपको हिदायत भी बरतनी है, जैसे आपको प्रोटीन वाली चीज़ नहीं लेनी है या खट्टी चीज़ नहीं ली है, ये एक रिकमेंडेशन है। और बाकी फॉलो ना फॉलो करना वो आपके हाथ में है, रिकमेंड करना भी हमारे हाथ में है, और बाकी वो लोग उसको किस तरह से लेते हैं ना लेते हैं वो उनकी इच्छा। तो रिकमेंडेशन हर को अपने रिसर्च वर्क में करना है। और जो लास्ट में हम क्या करते हैं, रिपोर्ट एंड कंक्लूजन पेश करते हैं। तो रिपोर्ट और कंक्लूजन हमारा कैसा होना चाहिए, टू प्रेजेंट अ डॉक्यूमेंट ऑफ नॉलेज, मतलब जो भी हम दे रहे हैं उसमें ज्ञान की चीज़ हो, मतलब हमारे रिसर्च से जुड़ी हुई चीज़ें हों जो हमारे उसके बारे में हमें बताती हों। फिर एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज, जो आपने रिसर्च वर्क किया वो क्या करता है, आपके ज्ञान का और विस्तार करता है, क्योंकि जो चीज़ें आप जानते थे या जानते हैं और लेकिन आपको रिसर्च करने के बाद आपको और सारी चीज़ों के बारे में भी पता चला।
और उसके बाद क्या करना है, टू एक्सप्लेन द एक्चुअल कंडीशन, जो एक्चुअल कंडीशन है आप वो बताएंगे। टेस्ट ऑफ वैलिडिटी, आपने जो टेस्ट किया वो कितनी वैलिड है नहीं है ये भी आप रिपोर्ट में बताएंगे। और टू प्रेजेंट द रिज़ल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और जो आपका प्रेजेंट रिज़ल्ट है आप चाहे तो उसका फिर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। और फ्रॉम अदर इन्फॉर्मेशन, आप रिपोर्ट में कहीं अदर से भी आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है तो उसे भी ऐड कर सकते हैं। ये आपका इन्फॉर्मेशन है, नहीं कंक्लूजन है। लेकिन गुड रिपोर्ट लिखने का जो तरीका है वो क्या है कि नो प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज में कोई कठिनाई ना आए। मतलब आपने जो रिपोर्ट बनाई है ऐसी रिपोर्ट ना हो कि किसी को समझ में नहीं आए। एक ऐसी रिपोर्ट हो जो सरल और साधारण शब्द में हो और सबको आसानी से समझ में आ जाए, तब उस रिसर्च की सार्थकता है, तब आपके उस रिसर्च का की वैल्यू है। फिर क्लियरेंस ऑफ कंसेप्ट, आपने जो भी कंसेप्ट, जो भी अवधारणाएं दी हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फिर इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ मास सोसाइटी, मतलब जो भी लोग हैं सोसाइटी में, उन आपके रिपोर्ट से, आपको आपके रिसर्च वर्क से पढ़ने के बाद हो सकता है कि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल, उनका बौद्धिक स्तर और बढ़ जाए। जितना उनकी सोच थी वो तो उससे और ज़्यादा सोच सके। और आपको रिपोर्ट में एक्सप्रेशन ऑफ ट्रुथ, मतलब कि सच्चाई जो है, जो आपके रिपोर्ट में आया है आप उसे ही डालिए। आप उसे तोड़ मरोड़ कर या उसको अच्छा बनाने के लिए गलत रिपोर्ट न दें। और नो बायसनेस, मतलब आपका रिपोर्ट किसी पक्षपात पर ना आधारित हो, कोई धर्म जाति विशेष पर आधारित ना हो, जो सच्चाई है वो आपको बताएं। तो ये आपके सोशल रिसर्च का एक सरल, इजी और शॉर्ट मेथड था जो आप अपने रिसर्च वर्क में यूज़ करके आप उसको यूज़फुल बना सकते हैं और अच्छा रिसर्च कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक सोशल रिसर्च वर्क था जो मैंने कम समय में ख़त्म किया, और मैंने इसका पीपीटी भी बनाया है और वो आपको इसको हम शेयर भी कर देंगे। आप इसे देख सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू।